Okay, good evening everyone. I hope you can hear me. मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं. अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है और आप वीडियो देख पा रहे हैं तो प्लीज़ आप चैट में बताइए, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे. और इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई विल विश यू अ वेरी सेफ स्टे बिकॉज इन दीज टाइम्स कोविड-19 इज़ स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग. और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड एवरीथिंग, जो भी प्रिकॉशंस हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें. और साथ ही साथ हम इस तरह के ऑनलाइन सपोर्टिव मीडिया की मदद से पढ़ाई भी कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट आवर इंटेंशन इज़ एंड आई बिलीव यू कैन नाउ हियर मी. Wonderful. So we have Dinesh and Aviraj, Sonali, Yatendra, everyone. Good evening. Good evening. I'm very happy to see you here. बहुत खुशी हुई आपको देखकर. और हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि अक्सर CSIR में पूछा भी जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. दैट इज़ चार्ज ऑन एन अमीनो एसिड. सो माय डियर फ्रेंड्स, यू माइट ऑलरेडी बी नोइंग, आप ऑलरेडी जानते होंगे कि एक अमीनो एसिड जो है दैट इज़ डिफाइंड बाय अ जनरल नोटेशन where a carbon atom is connected to 4 different things. It is carboxylic group, amino group, side chain and hydrogen. तो एक अमीनो एसिड में ये सारी चीज़ें होती हैं. This group is called as carboxylic acid. Carboxylic acid group है. Then this is amino group. इसे हम अमीनो ग्रुप कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज साइड चेन विच कैन वेरी फ्रॉम अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड. एंड दिस इज देन हाइड्रोजन. ओके, इतनी बात आई गेस सबको पता है अमीनो एसिड के बारे में. एंड द सेंट्रल कार्बन, ये जो बीच वाला कार्बन है, क्योंकि ये इमीडिएटली कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद है तो इसको हम अल्फा कार्बन नाम से भी जानते हैं. ओके, ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे कि अमीनो एसिड्स के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस भी हो सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन पोजीशन ऑफ दीज एटम्स. बट दिस अमीनो एसिड विच हैज़ बीन डिपिक्टेड हियर इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोस्ट कॉमनली अकरिंग अमीनो एसिड फॉर्म्स दैट इज कॉल्ड एज L अमीनो एसिड. और टू बी मोर स्पेसिफिक वी कॉल दिस एज अल्फा L अमीनो एसिड. ओके, तो L इसलिए क्योंकि ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो आपको दिखाया गया है यहाँ पर कार्बोक्सी ग्रुप और अमीनो ग्रुप का, उसकी वजह से ये L फॉर्म है. अगर हम इनको इसका मिरर इमेज बना देंगे दैट विल बिकम D फॉर्म. और अल्फ़ा अमीनो एसिड इसलिए क्योंकि अल्फ़ा कार्बन के ऊपर अमीनो ग्रुप लगा हुआ है. वी हैव प्लेंटी ऑफ अमीनो एसिड्स. बहुत तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं. कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स दैट वी नो टिल डेट? क्या आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? प्लीज़ आंसर मी इन द चैट. आई एम वेटिंग. That's my question to you. Number of amino acids. Okay, someone is saying 300. Any other guess? 22. Jyoti Singh, Priya is saying 20. Okay, Mohammad Azaz is saying essential 22. None of the answers are right till now. अभी तक कोई भी आंसर ठीक नहीं है. 20 plus 2, 20, Rizwana. None of the answers is right. Perhaps I'll say किसी ने कहा है कि 22 standard amino acid. That's from शुभांशु and I agree. इस बात पर मैं एग्री करता हूँ. लेकिन अगर जनरल हम बात करें कि कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, so I would update your knowledge. That is approximately 1000. 1000 के आसपास अमीनो एसिड्स नेचर में नोन होते हैं. लेकिन इन 1000 अमीनो एसिड्स में सारे अमीनो एसिड प्रोटीन्स में नहीं मिलते हैं. कुछ अमीनो एसिड्स ही हैं जो प्रोटीन बनाने के काम आ सकते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड्स.
So approximately 35 amino acids are known to be present in proteins. But again ये सारे के सारे 35 जो हैं वो ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन पर नहीं अटैच होते हैं, बट सम ऑफ देम गेट मॉडिफाइड एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम. तो मैं ये कहूँगा कि 22 जो आंसर था, और वी कैन स्पेसिफिकली राइट 20 + 2, इनको हम असेंशियल ना कहकर हम कहेंगे इनको दीज आर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स. ओके, तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जो है, जो ट्रांसलेशन के दौरान राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान प्रोटीन पर इनकॉर्पोरेट होते हैं, उनको हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कहते हैं. और इनको 20 + 2 इसलिए क्योंकि दो काफ़ी बाद में डिस्कवर हुए थे, एंड दे इंक्लूड पायरोलाइसिन एंड सेलेनोसिस्टीन. ये दो अमीनो एसिड बाद में डिस्कवर हुए थे, इसलिए इनका डिस्क्रिप्शन अलग से किया जाता है. और ये कुछ यूनिक भी हैं, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों अमीनो एसिड स्टैंडर्ड कोडॉन्स को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि ये स्टॉप कोडॉन को यूज़ करके इनकॉर्पोरेट होते हैं. वेल, दैट इज़ द डिस्कशन ऑफ अनदर सेशन. हम किसी और सेशन में इस बात पर एक्सटेंसिवली डिस्कशन करेंगे कि पायरोलाइसिन और सेलेनोसिस्टीन का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी तो आ रहा होगा कि अगर पायरोलाइसिन और सेलेनोसिस्टीन स्टॉप कोडॉन को यूज़ करके इनकॉर्पोरेट होते हैं तो वहाँ पर ट्रांसलेशन बंद क्यों नहीं हो जाएगा? कैसे पता चलेगा कि इन अमीनो एसिड्स को यूज़ करना है या ट्रांसलेशन को रोकना है? तो दैट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो. एक दूसरे वीडियो में हम इस बारे में एक्सटेंसिव डिस्कशन करेंगे. आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा डिस्कशन ये बिल्कुल नहीं है कि कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, किस क्या स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आज का हमारा जो डिस्कशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर है, दैट इज़ ओवरऑल चार्ज ऑन एन अमीनो एसिड. एक अमीनो एसिड पर क्या चार्ज होता है, कब, कितने चार्ज में वो प्रेजेंट रहता है, तो इस बारे में हम आज एक्सटेंसिव डिस्कशन करेंगे. एंड दैट होल थिंग विल रिवॉल्व अराउंड, ये सारी बात किस चीज़ के चारों तरफ रोटेट होगी? ये जो ग्रुप्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, दैट इज़ कार्बोक्सी ग्रुप. यू कैन सी अ कार्बोक्सी ग्रुप हियर, दैट दिस इज कार्बोक्सी ग्रुप, राइट? दिस कैन टेक अनदर फॉर्म, ये एक दूसरी फॉर्म ले सकता है. इट कैन टर्न इनटू COO- अपॉन डीप्रोटोनेशन. अगर इसका प्रोटॉन निकल जाता है तो ये COO- बन जाएगा. ऑन द अदर हैंड यू ऑल्सो हैव अमीनो ग्रुप. आपके पास दूसरी तरफ एक अमीनो ग्रुप है दैट कैन ऑल्सो टेक ऑल्टरनेट फॉर्म, ईदर NH3+ और इट कैन बी NH2 बाई एग्जिट ऑफ a proton. सिमिलरली कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनकी साइड चेन भी आयोनाइज हो सकती है, जैसे कि आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन. इनकी साइड चेन प्रोटॉन लेने में ज़्यादा एफिशिएंट होती है, सो दे कैन बी इजीली प्रोटोनेटेड एंड दे रिमेन पॉजिटिवली चार्ज एट फिजियोलॉजिकल pH, whereas some amino acids have side chain that has got negative side chains like aspartate and glutamate. सो हम इन सभी बातों का डिस्कशन करेंगे कि कब एक अमीनो एसिड पर कार्बोक्सी ग्रुप COOH की तरह होगा और कब COO- होगा, कब अमीनो ग्रुप NH3+ होगा और कब वो NH2 होगा, क्योंकि यही फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि एक अमीनो एसिड पर किसी गिवन टाइम में क्या चार्ज होगा. इस पूरे प्रोसेस में चार्ज डिटरमिन करने में pH का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो इसकी सराउंडिंग में pH क्या है किसी अमीनो एसिड की, वो डिसाइड करता है कि किसी अमीनो एसिड पर क्या चार्ज होगा. आई होप अभी तक की बात आपको सब लोगों को समझ आ रही है. यू आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आज का टॉपिक आपको समझ आ गया कि हम आज अमीनो एसिड के ऊपर होने वाले चार्ज का डिस्कशन करने जा रहे हैं. ये कैसे डिटरमिन होता है और किस अमीनो एसिड पर क्या चार्ज होगा, इस बारे में बात कर रहे हैं. तो आगे चलते हैं इसी सीरीज़ में, और अब हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपने अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन देखा होगा, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, कई सारे अमीनो एसिड्स हैं. आई मीन इफ आई गिव यू कंप्लीट लिस्ट, यू कैन से GAVLIMP, glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, methionine and proline. These are considered to be hydrophobic in nature. इनको क्लासिफिकेशन के दौरान
हाइड्रोफोबिक नेचर का कहा जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलानिन ये एरोमेटिक कैटेगरी में आते हैं। एंड देन यू हैव टू मोर कैटेगरीज, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, एंड सम ऑफ देम आर पोलर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एलानिन अगर आपके ब्लड में है, इट इज़ फ्रीली सर्कुलेटिंग, अगर ये फ्रीली सर्कुलेट कर रहा है ब्लड में, या आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया एलानिन को, राइट, यू हैव डिसॉल्व्ड एलानिन इन वाटर, तो उस पर क्या चार्ज होगा? अगर आप इसका आंसर दे पाएंगे तो मैं कहूँगा कि आपको इस लेक्चर की खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे तो शायद आपको इस लेक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पानी में घुले हुए एलानिन या ब्लड में सर्कुलेट होते हुए एलानिन पर क्या चार्ज होगा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। क्या ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्या ये नेगेटिवली चार्ज होगा, या फिर ये न्यूट्रल होगा? इन तीनों ऑप्शंस में से आपको मुझे चूज़ करके बताना है। आप चैट में आंसर कीजिए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि आज हम अमीनो एसिड का चार्ज कैसे डिटरमिन होता है इस बारे में बात कर रहे हैं। एक अमीनो एसिड पर कब, कैसे, कितना चार्ज होगा, उसका प्रिंसिपल और उसका लॉजिक देखने की कोशिश करेंगे हम आज। तो मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता हूं मैं आपसे चैट में। एंड दैट क्वेश्चन इज, एलानिन जब पानी में डिसॉल्व किया है या एलानिन अगर ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है तो उस पर ओवरऑल चार्ज कितना होगा? ओके, Abhishek is saying negative charge, then Prabhat is saying neutral. Okay, I started getting your answers. मुझे आपके आंसर मिलने लगे हैं। आप और भी आंसर्स भेज सकते हैं। ओके, सो एनीवेज, इस क्वेश्चन को आंसर करना आपके लिए तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप कुछ पैरामीटर्स एलानिन के बारे में नहीं जानते हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको न्यूट्रल बोल देना जस्ट बिकॉज दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स भी गलत होगा। ये जो क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड्स का कि कुछ अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक कहलाते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक कहलाते हैं, कुछ एरोमेटिक, कुछ जो है न्यूट्रल है बट दे आर पोलर इन नेचर, ये जो क्लासिफिकेशन है इनकी साइड चेन के लिए किया गया है बेसिकली। रीज़न इज़ कि कोई भी अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है या जब वो एक पेप्टाइड के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसका कार्बोक्सी और अमीनो ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, तो जब कार्बोक्सी और अमीनो ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया तो कार्बोक्सी का जो रोल था चार्ज डिस्प्ले करने में कि वो COOH या CO- हो सकता था या अमीनो ग्रुप जो NH3 या NH2 हो सकता था, वो रोल अब ख़त्म हो गया और ये अमीनो एसिड अब प्रोटीन के अंदर एक रेजिड्यू कहलाएगा। ओके, सो यू कैन से देयर इज़ वन रेजिड्यू which is having carboxy group attached on one end and amino attached on another end, तो इसका कार्बोक्सी और अमीनो तो एंगेज हो गया। तो अब एक अमीनो एसिड को जब वो पेप्टाइड के अंदर प्रेजेंट होता है तो हम उस टाइम उसको बोलते हैं रेजिड्यू। और जो ये आप क्लासिफिकेशन देखते हैं ये बेसिकली रेजिड्यूज़ का है, क्योंकि रेजिड्यूज़ एक प्रोटीन की प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। अगर किसी प्रोटीन के हिस्से में ये सारे अमीनो एसिड हैं, लेट्स से देयर इज़ अ पेप्टाइड, अगर एक पेप्टाइड है और उसमें GAVLIMP ये अमीनो एसिड लाइन से लगे हुए हैं तो प्रोटीन का वो पार्ट हाइड्रोफोबिक होगा, क्योंकि अमीनो और कार्बोक्सी ग्रुप तो अटैच्ड हो गए, वो तो आप चार्ज कन्फर करेंगे नहीं, केवल साइड चेन है जो चार्ज डिस्प्ले करेंगी। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो क्लासिफिकेशन है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एलानिन अगर न्यूट्रल अमीनो एसिड है तो वो पानी में घोल देने पर भी न्यूट्रल रहेगा, वो ब्लड में सर्कुलेट होगा तब भी न्यूट्रल रहेगा, नहीं। एक अमीनो एसिड जो फ्री है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज रेजिड्यू,
उस पर जो चार्ज डिटरमिन होगा वो उसके कार्बोक्सी, अमीनो और अगर कोई साइड चेन है उन तीनों के आयोनाइजेशन पर डिपेंड करेगा। ऑलराइट, इतनी बात आपको अगर समझ आ गई तो मैं अब एक CSIR का एक क्वेश्चन पिक करता हूं आपके लिए। बहुत आसान सा सवाल है। उस क्वेश्चन में एक अमीनो एसिड की, जनरल अमीनो एसिड की 4 अलग अलग फॉर्म्स दी हुई थी और वो फॉर्म्स कैसे थी? कुछ इस तरह से। आप जानते हैं कि कार्बन पर 4 चीज़ें लगी होती हैं और उन 4 चीज़ों की अलग अलग आयनाइजेशन स्टेट्स डिस्प्ले की गई थी। कार्बोक्सी ग्रुप COOH की तरह, COO माइनस की तरह। अमीनो ग्रुप NH3 प्लस की तरह, या फिर NH2 की तरह। और आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि कौन सी फॉर्म अमीनो एसिड की एक प्रोटीन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी या सॉल्यूशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। विच फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड नेवर एग्जिस्ट? कौन सी फॉर्म अमीनो एसिड की कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी? इस बात का आपको आंसर देना है। दिस वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर CSIR एग्जाम। Okay. Again, Abhishek has commented that alanine is non-polar hydrophobic amino acid. तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, ये काफ़ी लोगों का मिथ है कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, नॉन पोलर अमीनो एसिड है तो वो चार्ज कैसे हो जाएगा? जी नहीं, कोई भी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड भी चार्ज हो सकता है जब तक वो फ्री फॉर्म में है। अगर वो प्रोटीन का हिस्सा है तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हमेशा हाइड्रोफोबिक ही कहलाएंगे क्योंकि उनका अमीनो और कार्बोक्सी जो है एंगेज्ड है। मैं अभी थोड़ी देर में इस बात को क्लियर कर दूंगा, इस पॉइंट को क्लियर कर दूंगा कि एलानिन जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ऐसे ही ग्लाइसिन न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने ये क्लास, ये सेशन रखी है कि इस तरह का जो कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों के माइंड में वो दूर हो जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने ऑप्शंस भेजे हैं इस क्वेश्चन के। लेट्स से you have A, B, C and D here, 4 options। तो इन चारों ऑप्शंस में कौन सा स्ट्रक्चर जो है अमीनो एसिड का कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा? कुछ लोग बता रहे हैं 2, somebody is saying C, okay, प्रभात कुमार 2, okay, इतिशा दीक्षित दत्ता 2। बहुत सारे लोगों ने 2 आंसर को करेक्ट बताया है। इसको करेक्ट बताया है कि दिस विल नेवर एग्जिस्ट, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। आप सभी का आंसर, जिन्होंने इसका आंसर 2 बताया है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली सही है, यही इसका ठीक आंसर है। ये फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ये भी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी और ये फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी। तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी एक्सेप्ट फॉर दिस फॉर्म। ये फॉर्म कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक अमीनो एसिड कभी इस फॉर्म में नहीं हो सकता, यानी कि एक कार्बोक्सी ग्रुप प्रोटोनेटेड है, दिस स्टेटस प्रोटोनेटेड, राइट। बट अमीनो ग्रुप जो है दैट इज डीप्रोटोनेटेड। अमीनो ग्रुप क्या है? डीप्रोटोनेटेड है। तो इस बात को क्लियरली समझने के लिए कि ऐसा क्यों नहीं होगा, हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री के बेसिक्स पर जाना पड़ेगा और यह देखना होगा कि कब कोई चीज़ प्रोटोनेटेड होती है और कब कोई डीप्रोटोनेटेड होता है। विच ग्रुप इज प्रोटोनेटेड एंड विच ग्रुप इज डीप्रोटोनेटेड एंड व्हाट आर द कंडीशंस दैट डिफाइन इट्स प्रोटोनेशन एंड व्हाई अमीनो ग्रुप कैन नॉट गेट डीप्रोटोनेटेड व्हेन कार्बोक्सी ग्रुप इज ऑलरेडी प्रोटोनेटेड। जब कार्बोक्सी ग्रुप पर प्रोटॉन लगा हुआ है उससे पहले अमीनो ग्रुप अपना प्रोटॉन लूज क्यों नहीं कर सकता? इस बात का जवाब आपको जब मिल जाएगा देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि ये ग्रुप क्यों पॉसिबल नहीं है। इन जनरल वर्ड्स, एक जनरल वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूँ तो जो चीज़ें प्रोटॉन लूज करती हैं, राइट, इफ़ आई से
there is something called HA that dissociates into H plus and A minus. ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एसिड. और जो चीज़ें प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हैं, those things which accept proton, they are called as, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं. So let's say B plus H plus and it becomes BH plus. Such kind of things are called as base. So if you ask a chemistry person, अगर आप chemistry के लोगों से पूछेंगे, वो आपको कहेंगे कि अमीनो ग्रुप, यानी कि केमिस्ट्री में ये चीज़ें होती हैं amines, amino compounds. They may be primary amines, secondary or tertiary amines. Here most of the amino acids except proline are primary amines. So amino group or amines are basic in nature. That means they don't have tendency to accept a proton. Okay, but that does not mean कि वो कभी प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बेस कभी प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा. एक बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट तब तक नहीं करता है जब तक बाहर का सॉल्यूशन, जो बाहर का एनवायरनमेंट है, वो उसके बेसिक नेचर से ज़्यादा बेसिक ना हो जाए. तो ये एक रिलेटिव फिनोमिना है. ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि कोई बेस है तो बेस ही रहेगा, एसिड है तो एसिड ही रहेगा. बेस और एसिड एक रिलेटिव टर्म है. कोई चीज़ बेस तब तक बेस रहेगी जब तक उसके बाहर की सराउंडिंग एनवायरनमेंट उससे ज़्यादा बेसिक नहीं है. तो अगर हम एक अमीनो एसिड का एनवायरनमेंट इतना बेसिक कर दें कि वो अमीनो ग्रुप से भी ज़्यादा बेसिक हो जाए, तो अमीनो ग्रुप विल देन स्टार्ट बिहेविंग एज एसिड. ये एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा, मतलब अपना प्रोटॉन लूज कर देगा. लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के लोगों की बात माने कि अमीनो ग्रुप बेसिक होता है, अमीन्स बेसिक नेचर के होते हैं, और कार्बोक्सिलिक क्योंकि उसका नाम ही एसिडिक है, वो एसिडिक नेचर का होता है, तो एसिडिक ग्रुप हमेशा पहले प्रोटॉन लूज करने की एबिलिटी रखेगा. ये डीप्रोटोनेट जल्दी हो जाएगा बिकॉज इट इज़ अ प्रोटॉन डोनर. और बेसिक ग्रुप प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, तो वो अपना प्रोटॉन जल्दी लूज नहीं करेगा. यहाँ पर क्या हो रहा है इस क्वेश्चन, इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो अमीनो ग्रुप जो कि NH3+ था, इसने अपना प्रोटॉन लूज कर दिया, यानी कि इसने एसिड की तरह बिहेव किया. कब? जब कार्बोक्सी ग्रुप के पास अभी भी H+ प्रेजेंट है. तो ये तो केमिस्ट्री के लोग नाराज हो जाएंगे इस बात से, कहेंगे आप तो गलत बात कर रहे हो, हम तो कहते हैं कार्बोक्सी एसिडिक होता है, अमीनो बेसिक होता है, आपने तो इसको एसिडिक बना दिया और ये अभी भी बेसिक है. तो फंडामेंटल रूल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड द ऑब्जर्वेशन विच इज कॉमनली नोन, वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर फेल हो जा रही है. दिस कैन नेवर हैपन. अगर ये हो पाएगा तो अमीनो ग्रुप या अमीनो जो कंपाउंड्स हैं मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, विच इज़ नॉट एट ऑल ट्रू, जो बिल्कुल सही बात नहीं है. तो इस वजह से, क्योंकि अमीनो ग्रुप बेसिक नेचर का होता है, ये हमेशा प्रोटॉन कार्बोक्सी के बाद में रिलीज करेगा, इससे पहले रिलीज नहीं करेगा. इसलिए ये क्वेश्चन या ये ऑप्शन जो है अमीनो एसिड का कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. इट विल नेवर एग्जिस्ट. बट अदर फॉर्म्स कैन एग्जिस्ट. एक अमीनो एसिड की ये जो बाकी फॉर्म है ये एग्जिस्ट कर सकती हैं. कब? कब एक अमीनो एसिड इस फॉर्म में होगा, ए फॉर्म में, कब एक अमीनो एसिड बी फॉर्म में होगा, सी फॉर्म में होगा, और कब एक अमीनो एसिड डी फॉर्म में होगा. इस बात को जानने के लिए हमें पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम इस अमीनो एसिड पर दोबारा आएंगे टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट विल बी चार्ज ऑन दिस. सो आई होप अब तक आपको सारी चीज़ें क्लियर है. कैन यू जस्ट आंसर मी इन द चैट. क्या आप रिप्लाई कर सकते हैं मुझे कि अब तक जो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन का लॉजिक पर्टिकुलरली आपको क्लियर हुआ? Abhishek is asking, does all amino acid behave as amphoteric molecule? Yes, of course, bilkul. Every amino acid in free state will behave as amphoteric. That means acid and base groups will be present in every amino acid. So your question is answered. उसका आंसर yes है. Wonderful. आपको सब चीज़ें समझ आ रही हैं. I'm happy with that. तो इससे पहले हम आगे चलें, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपाउंड, फॉर एग्जांपल वी हैव एन एसिड, लेट अस से हम एक एसिड की बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप की. सो एक कंपाउंड जब आयनाइज होता है RCOO- एंड H+ में,
This ionization is representing the acidic behavior of this molecule. ये इसका acidic behavior बता रहा है कि RCOH क्या है, acidic group है. और ये जो process है, this is representing deprotonation. So in chemistry, when we need to represent the आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ दीज थिंग्स, किसी भी एसिड का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर हमें उसका इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करना हो, तो एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज Ka. जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यू राइट रेशियो ऑफ प्रोडक्ट इन कॉन्सेंट्रेशंस, वैसे ही Ka जो है दैट इज बेसिकली एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. ऑलराइट, this is equal to the ratio of concentration of products का जो concentration है वो divided by undissociated acid का concentration. This is Ka value. ये Ka होता है. Now the relationship between the Ka and the another parameter which is logarithmic term is quite usual. Like you define pH as negative log of H plus ions because values are quite small and they become very handy when you turn them into logarithmic scale. तो जैसे हम pH देखते हैं कि negative log of H plus ion को क्या कहा जाता है, pH कहा जाता है. तो क्यों pH का टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों नहीं डायरेक्टली हम H plus ion कॉन्सेंट्रेशन को यूज़ कर लेते हैं? क्योंकि H plus ion का कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत कम होता है और उन छोटी वैल्यूज़ को अगर आप नेगेटिव लॉग में बदल देंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है. जैसे कि 10 to power minus 3, 4.3 into 10 to power minus 3, ये आपको ज़्यादा इजी लग रहा है या 2.8 बोलना ज़्यादा इजी लग रहा है, राइट? तो ऐसे ही जो Ka है, अगर ये वीक एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड में तो ऑलमोस्ट सारा कुछ आयोनाइज हो जाएगा. अगर ये HCl होता तो HCl में तो ऑलमोस्ट 100% H प्लस और Cl माइनस बन जाते. लेकिन हम बात कर रहे हैं वीक एसिड्स की. तो वीक एसिड में एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज अ स्मॉल वैल्यू, ये एक छोटी वैल्यू होती है और इस वजह से वी यूज द नेगेटिव लॉग ऑफ Ka विच इज कॉल्ड एज pKa. इस टर्म को क्या कहा जाता है, pKa. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ये समझेंगे तभी आपको आगे का समझ आएगा, अमीनो एसिड का आयोनाइजेशन समझ आएगा. तो pKa क्या चीज़ है, pKa इज नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, राइट? बहुत सिंपल है नेगेटिव लॉग निकालना. जैसे 10 to power minus 5 का अगर आपको नेगेटिव लॉग निकालना है, अगर 10 to power minus 5 जो है Ka वैल्यू है, तो इसका नेगेटिव लॉग जो है, अगर आप सिर्फ लॉग निकालेंगे तो 10 पर जो पावर लगी हुई है वो लॉग हो जाती है. जैसे log 10 to power minus 5 क्या होगा, -5. log 10 to power 3 क्या होगा, 3. तो माइनस पहले से है और log 10 to power -5 ये हो जाएगा +5, राइट? तो इस तरह से log निकाला जाता है. ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं. आई मीन लॉग टेबल्स और इंटरनेट रिसोर्सेज को यूज़ करके भी log निकालना सीख सकते हैं. दैट्स नॉट अ बिग थिंग. What we should also emphasize here, एक बात और हमें यहाँ पर देखनी होगी या ध्यान रखनी होगी, जब Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा होने का मतलब एक Ka की वैल्यू लिखी मैंने 10 to power -5, एक दूसरे अमीनो एसिड के लिए, दूसरे एसिड ग्रुप के लिए मैं लिखता हूँ 10 to power -4. तो इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, विच इज़ लार्जर? लेट अस से दिस इज A एंड दिस इज B. तो कौन सी Ka की वैल्यू बड़ी है, दिस इज लार्जर, राइट? ये लार्ज वैल्यू है, दिस इज स्मॉलर वैल्यू. तो आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा है. ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है. अगर न्यूमरेटर ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर वन, सो इन दैट केस यू विल हैव मोर प्रोटॉन्स. पहले वाले एसिड में ज़्यादा प्रोटॉन होंगे कंपेयर टू द सेकेंड एसिड. तो Ka की वैल्यू डायरेक्टली एसोसिएट होती है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड से. इस बात को नोट कर लीजिए. आप ऐसे कह सकते हैं, लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka, यू कैन से लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड. लार्जर
द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर द एसिड, एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। लेकिन Ka और pKa की वैल्यू में क्या रिलेशन है? आप देखेंगे कि अगर इसका मैं pKa निकालूं और इसका pKa निकालूं तो इसका pKa हो जाएगा 4 और इसका pKa हो जाएगा 5। तो मैंने आपको कहा कि Ka ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये वाला स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वाला वीक एसिड है। ए इज स्ट्रॉन्ग, बी इज वीक, राइट। लेकिन आप pKa के रेस्पेक्ट में देखें तो बात अपोजिट हो जाती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKa स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। एसिड क्या होगा? उतना ही स्ट्रांग होगा जितना pKa का वैल्यू जो है वो कम होगा, छोटा होगा। तो आपके लिए बहुत आसान तरीका है दो एसिड्स को कंपेयर करने का कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। यू कैन जस्ट लुक एट ईदर Ka वैल्यूज या फिर pKa वैल्यूज। Ka वैल्यू ज़्यादा तो एसिड स्ट्रांग, pKa वैल्यू कम तो एसिड स्ट्रांग। ऑल राइट, इतनी सी बात आपको समझ आ गई। अगर इतनी बात आपको क्लियर है कि Ka क्या होता है तो आपके साथ मैं दूसरी बात भी रखूंगा, दैट इज कॉल्ड Kb। सो सपोज इफ देयर समथिंग लाइक RNH3 plus and this is ionizing into RNH2 plus H plus। सो इस तरह के प्रोसेस को हम अभी भी एसिड के टर्म्स में ही लिख रहे हैं, यानी कि अमीनो ग्रुप को हम एसिड के टर्म्स में लिख रहे हैं। जबकि हम अगर इस इक्वेशन को रिवर्ट करके लिखें RNH2 प्लस H प्लस इज इक्वल टू RNH3 तो ये बिहेवियर कैसा हुआ? बेसिक बिहेवियर हुआ। और इस बेसिक बिहेवियर के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, या बेस का एसोसिएशन कांस्टेंट कहा जाएगा रादर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड दैट विल बी इक्वल टू RNH3 प्लस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय RNH2 इनटू H प्लस। ऑलराइट, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी? Kb कहलाएगी। लेकिन Kb जो है वो बहुत ही पुराना टर्म है, कन्वेंशनल टर्म है। आई थिंक 1980s की जो बुक्स होती थी उनमें बहुत पहले Kb यूज़ करते थे। लेकिन आजकल चाहे एसिड हो चाहे बेसिक ग्रुप हो, क्योंकि बेसिक ग्रुप भी किसी ना किसी पॉइंट पर प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, एक अमीनो हमेशा बेसिक नहीं रहेगा, वो तब एसिडिक बन जाएगा जब उसका आसपास का एनवायरनमेंट उससे ज़्यादा बेसिक है। तो हम इस एक्सप्रेशन को भी इस तरह से लिख सकते हैं, एक एसिड की तरह लिख सकते हैं, और इसका Kb रिप्रेजेंट करने के बजाय इसके लिए भी हम Ka रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसका भी Ka हो सकता है। और वो Ka कैसे लिखा जाएगा? द Ka ऑफ एन अमीनो ग्रुप विल बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया। सो RNH2 इंटू H प्लस डिवाइडेड बाई RNH3 प्लस, ये बन जाएगा Ka ऑफ अमीनो ग्रुप। तो ये मैंने दो अलग अलग बातें की अभी आपको, एक एसिड ग्रुप की, एक बेस ग्रुप की, यानी कि कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स की और अमीनो कंपाउंड्स की। लेकिन जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट हों, एक ही मॉलिक्यूल, जैसे कि अमीनो एसिड में आपने देखा कि दोनों चीज़ें प्रेजेंट थीं, अमीनो एसिड में कार्बोक्सी भी है, अमीनो भी है, तो ये भी आयनाइज हो सकता है। इसके आयनाइजेशन से जो कंपाउंड बनेगा उसका जो इक्विलिब्रियम होगा उसको Ka1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसका जो आयनाइजेशन होगा उसको Ka2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा आयनाइजेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं तो आपके पास मल्टीपल इक्विलिब्रिया हो सकते हैं, और उनका नाम आप लिखते हैं Ka1, Ka2 एंड सो ऑन। और इसी तरह से इनका जो नेगेटिव लॉग होगा वो बन जाएगा pKa1, pKa2, या A अगर ना भी लिखें, कुछ लोग नहीं लिखते हैं टेक्स्ट बुक्स में, वो सिंपली pK1, pK2, और अगर साइड चेन है तो उसके लिए pKr, ये टर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अब मैं आपसे चाहूँगा चैट में आप मुझे बताएं कि आपको Ka का क्या मतलब है, Kb का क्या मतलब है, K1, K2, Kr इनका क्या मतलब है, Pk1, Pk2, Pkr का क्या मतलब है। ये सारी बातें समझ आ गई या कोई क्वेश्चन है? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं वेट करता हूँ आपका चैट में, और उस क्वेश्चन को आंसर करने के बाद मैं आगे बढ़ूँगा। अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप बता सकते हैं कि अब तक सारा कुछ समझ आ रहा है। Okay, good evening to the people who have joined late. Class starts at 5 o'clock. You can get the information if you have subscribed to the channel. आपको information मिल जाएगी अगर आप channel subscribe किया हुआ है आपने तो. The timing was 5 but it started at 5:10 today. Wonderful. So Nikhil Verma, okay, you understood well. Mohammad Azaz, it's clear to you. ललित मोहन, वंडरफुल। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आगे बताता हूँ कि किस तरह से pKa वैल्यू जो है वो आगे की चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। गरिमा इज आस्किंग कैन यू प्लीज़ रिपीट K1 एंड K2? यस आई कैन डेफिनेटली। तो मैं आपको K1 और जो Ka की बात थी वो बता रहा था कि Ka किसी भी एसिडिक ग्रुप के आयनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो आई थिंक आपने समझ लिया। RCOH RCO माइनस H+ में डिसोसिएट हुआ और इसके लिए Ka वैल्यू जो थी वो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से आई, राइट। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा आयनाइजेशन हो सकते हैं, जैसे कि मैं थोड़ी देर के लिए अमीनो एसिड ना लेकर H2SO4 ले लेता हूँ। तो H2SO4 जब आयनाइज होता है तो एक बार आयनाइज होगा ये H+ और HSO4 में, और दूसरी बार ये आयनाइज होगा फिर से H+ और SO4 2- में। तो एक इक्विलिब्रियम तो ये हो गया जिसमें ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट है। तो इसका Ka लिखा जा सकता है HSO4- इंटू H+ डिवाइडेड बाई H2SO4, और दूसरा इक्विलिब्रियम जो है वो लिखा जा सकता है यहाँ पर Ka इज इक्वल टू SO4 2- इंटू H+ डिवाइडेड बाई HSO4-। तो क्योंकि एक मॉलिक्यूल दो बार आयनाइज हो रहा है और दोनों ही एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम Ka1 और Ka2 टर्म्स यूज करते हैं, राइट। इनको सिंपली हम K1 और K2 भी कह सकते हैं, और इनके नेगेटिव लॉग जो है, नेगेटिव लॉग ऑफ K1 एंड नेगेटिव लॉग ऑफ K2, ये Pk1 और Pk2 नाम से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और ऐसा आपको अमीनो एसिड में देखने को मिलेगा। अगर आप अमीनो एसिड की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अमीनो एसिड में दो चीज़ें हैं, एक कार्बोक्सी ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप, राइट। तो अगर कार्बोक्सी और अमीनो की आप बात करें तो एक अमीनो एसिड का एक आयनाइजेशन होगा जब ये आयनाइज हो जाएगा तो ये हो जाएगा COO-, ये अभी भी NH3 है, और एक अगला आयनाइजेशन होगा जिसमें ये डीप्रोटोनेट होगा, तब ये बनाएगा NH2 COO- H और R। तो आप देख रहे हैं दो आयनाइजेशन हो रहे हैं। तो इस आयनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये आपको Ka1 देंगे, और इस आयनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए Ka2 होगा। इनका आप नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो वो बन जाएगा Pk1 और ये बन जाएगा Pk2। और अगर किसी अमीनो एसिड में साइड चेन भी आयनाइज होती है, उसमें भी कार्बोक्सी ग्रुप है या उसमें भी अमीनो ग्रुप है, तो एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, एंड दैट इज जनरली कॉल्ड एज Kr। आप चाहें तो उसको Kar भी लिख सकते हैं, ओके, एंड नेगेटिव लॉग ऑफ Kr विल बी कॉल्ड एज Pkr। तो Pk1, Pk2, Pkr
ये अमीनो एसिड के आयनाइजेशन के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स हैं। हर किसी में pKr नहीं होगा, लेकिन pK1 और pK2 हर अमीनो एसिड के लिए प्रेजेंट होगा। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया। Okay, is your doubt clear? Wonderful. So let me now take you to amino acid. अब हम जब ये जान गए हैं कि pKa क्या होता है, pKb क्या होता है, pKr क्या होता है, pK1, pK2 क्या होते हैं, तो हम अब आयनाइजेशन की बात करते हैं. Let's talk about ionization. So in order to understand that what ionization is and how does this ionization take place, कब कौन सी स्टेट आएगी, कब कितना परसेंटेज जो है आयनाइज होगा, इन सारी चीज़ों को डिटरमिन करने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं. वी हैव टू डू सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स, एंड अ वेरी कॉमन एक्सपेरिमेंट दैट वी डू टू अंडरस्टैंड द पीके वैल्यूज इज टाइट्रेशन. मतलब मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू फाइंड these Ka values experimentally. Ka values को experimentally कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि Ka ही something is something that can help you to know कि किस कंडीशन में एक ग्रुप प्रोटोनेटेड होगा और डीप्रोटोनेटेड होगा. जनरली ऐसा देखा जाता है कि pH जब Ka को pKa को एक्सीड करता है, जैसे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका pKa है 5, तो pH जब 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो मॉलिक्यूल डीप्रोटोनेट हो जाएगा, और अगर pH कम है pKa वैल्यू से तो वो प्रोटोनेटेड रहेगा, राइट. और अगर बराबर है, pH pKa के बराबर है, तो वो 50% प्रोटोनेटेड रहेगा. तो ये एक गोल्डन रूल आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा इस बात में कि कब कोई सी चीज़ प्रोटोनेटेड होगी और कब कौन सी चीज़ डीप्रोटोनेटेड होगी. सो एनी मॉलिक्यूल, whether it will be protonated or deprotonated, that will be basically governed by prevailing pH and the pKa. किसी मॉलिक्यूल के उस फंक्शनल ग्रुप का pKa कितना है और आसपास का pH कितना है, इन दोनों बातों पर डिपेंड करेगा कि कोई मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड होगा या डीप्रोटोनेटेड होगा. एंड दिस इज दैट गोल्डन रूल. इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप ध्यान रखिए. लेकिन इसके साथ साथ अब हमारे पास अगला क्वेश्चन यही आता है कि आखिर हम pKa पता कैसे करेंगे. हमें कैसे पता चलेगा कि अमीनो एसिड का pKa क्या होता है, या कार्बोक्सी ग्रुप का pKa क्या है, अमीनो ग्रुप का pKa क्या है, साइड चेन का pKa क्या है, ये बातें हमें कैसे पता चलेंगी. तो उस चीज़ के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज टाइट्रेशन. टाइट्रेशन आप लोगों ने किया होगा. आपको याद है क्लास 12th में जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम थे तो आपको एक प्रैक्टिकल करने को दिया गया था. रिमेंबर दैट. एक ब्यूरेट थी लंबी सी, उस ब्यूरेट में कोई सोल्यूशन था और नीचे कोनिकल फ्लास्क था, उसमें एक कलर्ड सोल्यूशन था पिंक कलर का, और आप ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ उसमें सोल्यूशन गिरा रहे थे. धीरे धीरे वो सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो गया था. ये एक्सपेरिमेंट आप सब ने किया था. तो अगर आप सब ने किया था तो मुझे बताइए कि वो क्यों किया था आपने, उस एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या था, वाई यू डिड दैट. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. अगर आप सब ने 12th पास किया है ठीक ढंग से तो आपको उसका आंसर पता होगा. Why you did that experiment? Anyone please?
ओके मैं देख पा रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट किया था। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि किया था या नहीं किया था, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्यों किया था। एक भी आंसर सही नहीं है। टू सरप्राइज मी, आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि एक भी आंसर ठीक नहीं है। दिस इज द आई मीन सिचुएशन ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। उस पर मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, लेकिन ये मुझे खुद फील होता है, द वे आर टीचर्स टीच अस, द वे यू रन बिहाइंड एग्ज़ाम्स, आप कैसे एग्ज़ाम के पीछे रेस लगाते हो। मार्क्स हो सकता है कि इस लेक्चर को जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनके 80+ 90+ % मार्क्स हों, बट कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि आपको 12th का एक एक्सपेरिमेंट का रेशनल भी नहीं पता है कि वो क्यों किया था। इसमें डिसअपॉइंट होने की या आई मीन अदरवाइज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये स्टूडेंट्स यानी कि हमारा फेलियर नहीं, ये फेलियर है टीचर्स का और टीचिंग सिस्टम का। अभी भी अगर किसी के पास आंसर हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कि हमने वो क्यों किया था। यू डिड नॉट फाइंड पीके वैल्यू, ये इसलिए आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उस टाइम जब आपने प्रैक्टिकल किया था तो आपने दूसरे की फाइल से लिख के पूरा प्रैक्टिकल लिख दिया था और आपके टीचर ने आंसर बता दिया था। My dear friends, that practical was done to find out the strength of an unknown base. एक बेस या एसिड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्योंकि कितना वॉल्यूम आपने उसमें ऐड किया वो आपको बता सकता है कि कितने H+ आयन इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐड हुए। और पिंक कलर जो था दैट वाज बिकॉज ऑफ फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। जब वो डिसअपियर हो गया इट मीन्स योर एसिड your base got completely neutralized, and the amount of acid that you added or amount of base that you added that was responsible for neutralizing it। तो आपने फिर कैलकुलेशन करके ये बताया था कि कितना बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है और उसकी स्ट्रेंथ यानी कि उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। एनीवेज, कुछ उसी तरह के टाइट्रेशंस हम अमीनो एसिड के लिए भी कर सकते हैं। क्या करना होता है कि एक अमीनो एसिड को आप simply what you can do is you can put an amino acid in a vessel dissolved in very very highly acidic solution। so बहुत ही ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन में आप एक अमीनो एसिड को डिसॉल्व कर दीजिए। ओके, दिस यू कैन डू विद अदर एसिड्स। आप अमीनो एसिड नहीं लेना चाहते हैं तो आप एसिटिक एसिड से भी ले सकते हैं। और आई थिंक अगर मास्टर्स किए हुए कुछ स्टूडेंट हैं इस बैच में तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री होता है वहाँ पर जनरली फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर finding out the Ka value of acetic acid। but here what we do is we add amino acid, उसको एक highly acidic condition environment में dissolve करते हैं और उसमें फिर हम drop by drop what we do is base add करते हैं। तो एक एक ड्रॉप करके आप इसमें क्या डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं, राइट। और साथ ही साथ आपने क्या किया है, यू हैव फिटेड अ पीएच मीटर। इसमें आपने एक पीएच मीटर भी लगा दिया है जो आपको पीएच की रीडिंग्स यहाँ पर दिखाता रहेगा। सो यू आर डूइंग टू थिंग्स साइमल्टेनियसली। एक एसिड को हाईली एसिडिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके अमीनो एसिड को आप उसमें एक एक ड्रॉप करके बेस डाल रहे हैं और साथ ही साथ पीएच को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पीएच को नोट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, लेट अस टॉक अबाउट दैट। व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन, सो इमेजिन दैट योर अमीनो एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इन द इनिशियल कंडीशन। मैंने आपको बताया कि जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा तो सब कुछ प्रोटोनेटेड होगा, यानी कि अगर हम pH 1 की बात कर रहे हैं जो कि बहुत एसिडिक कंडीशन है, वहाँ पर कार्बोक्सी ग्रुप भी प्रोटोनेटेड होगा और अमीनो ग्रुप भी प्रोटोनेटेड होगा, राइट। तो अगर दोनों ग्रुप ही प्रोटोनेटेड होंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा और ये इस तरह से, बिकॉज रीज़न इज
you have lot of H plus in solution, लाखों हजारों H प्लस आयन है, इतने ज़्यादा H प्लस है कि सब कुछ प्रोटोनेटेड है। तो अमीनो एसिड इनिशियली किस फॉर्म में होगा? इस फॉर्म में होगा, राइट। लेकिन जैसे जैसे आप बेस ऐड कर रहे हैं तब देखिए क्या होगा। एज यू आर एडिंग बेस, सो द बेस विल टेंड टू विड्रॉ H प्लस आयंस, दिस विल गेट डिसोसिएटेड, यहाँ से H प्लस आयंस निकलेंगे और जो बाहर से आपने बेस ऐड किया है वो इसके साथ कंबाइन होकर वाटर बना लेगा, राइट। तो जब तक ये होता रहेगा, जब तक ये H प्लस आयन निकलते रहेंगे, जब तक ये H प्लस आयन प्रोड्यूस होते रहेंगे, यू विल कीप ऑन फॉर्मिंग वाटर एंड उतनी देर तक pH में कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? क्योंकि pH में चेंज आने के लिए ओवरऑल नंबर ऑफ H प्लस आयंस और OH माइनस इम्बैलेंस शुड बी क्रिएटेड। बाहर से आने वाले OH जब बढ़ ही नहीं रहे, उनको आप न्यूट्रलाइज कर दे रहे हो, तो उतनी देर तक तो pH चेंज होगा नहीं। आपने pH मीटर लगा रखा है तो आप एक एक ड्रॉप करके उसमें H प्लस आयन डाल रहे हो और pH बदल ही नहीं रहा है। तो अगर हम इस पूरी चीज़ को एक ग्राफ पर ले आएँ, यानी कि जो डेटा हम एक्सपीरियंस करेंगे, इफ वी टेक अप दैट डेटा एंड प्लॉट इट ऑन अ ग्राफ that is between pH and OH equivalents, आपने कितनी ड्रॉप्स उसमें OH डाली और कितना pH में राइज हुआ, इसको अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि इनिशियली एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलेगी। दिस में बी बिकॉज ऑफ establishment of equilibrium, but the moment when equilibrium will be established, you will get a flat horizontal line। इस फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब है कि धीरे धीरे जब आप OH डालते जा रहे हैं, आप देख रहे हो 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, तो आप OH बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन pH वहीं का वहीं है, pH इज स्टिल देयर। तो क्यों वहीं का वहीं है pH? क्योंकि इस रीजन में विच इज कॉल्ड एज बफर जोन, ये एक अमीनो एसिड का बफर जोन है, यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बफर जोन 1, पहले बफर जोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये वाला रीजन। और ये वाला अमीनो एसिड फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म वेयर अमीनो ग्रुप इज स्टिल NH3 plus, but this has become COO minus and amino acid turns out like this। अमीनो एसिड कुछ इस तरह का हो गया। तो अब ये कन्वर्ट होने के बाद एक टाइम आएगा जब काफ़ी सारे H प्लस इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, काफ़ी सारे अमीनो एसिड इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ फॉर्म 1 और इसको लिख देता हूँ फॉर्म 2। तो शुरू में आपके पास फॉर्म 1 थी और वो धीरे धीरे फॉर्म 2 में कन्वर्ट हो रही थी, और जब ऑलमोस्ट सारा अमीनो एसिड इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब आपके पास प्रोटॉन डोनेट करने वाला कोई नहीं बचा, सारे प्रोटॉन ख़त्म, कार्बोक्सी ग्रुप के सारे प्रोटॉन ख़त्म हो चुके हैं, राइट। लेकिन अमीनो ग्रुप ये क्यों नहीं प्रोटॉन लूज़ कर देगा? ये तब तक लूज़ नहीं करेगा जब तक बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो इससे ज़्यादा बेसिक ना हो जाए। तो अब आप अगर एक ड्रॉप भी और डालेंगे OH की इस सिचुएशन में, जब ये ख़त्म हो चुके हैं, जब आप एक ड्रॉप भी और डालेंगे तो सडनली आपको pH में राइज देखने को मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ ड्रॉप्स देखिए, जैसे ही आपने एक ड्रॉप और डाली, थोड़ा सा OH और डाला, तेज़ी से pH जो है बढ़ गया, क्योंकि अब यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने वाला कोई नहीं है। सारा अमीनो एसिड जो है फॉर्म 2 में आ चुका है, अब न्यूट्रलाइज करने वाला कोई नहीं बचा है। लेकिन थोड़ी देर बाद आप ड्रॉप डालते रहिए, OH डालते रहिए कंटिन्यूअसली, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब pH बढ़ते बढ़ते pH इतना हो जाएगा कि वो इस अमीनो ग्रुप के बेसिक नेचर से भी ज़्यादा बेसिक हो गया। pH तो बढ़ ही रहा है, आप ड्रॉप डाल रहे हो तो, और pH जब इतना बढ़ गया कि इसका अमीनो ग्रुप जो बेसिक जो नेचर था अमीनो ग्रुप का उससे भी ज़्यादा बेसिक हो गया, तब अमीनो ग्रुप अपना प्रोटॉन लूज़ करना शुरू करेगा। और जब ये अपना प्रोटॉन लूज़ करना शुरू करेगा तो फिर वही सिचुएशन, बाहर से आने वाले OH वो इसके साथ कंबाइन करेंगे और वो वाटर बना लेंगे, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है ये कन्वर्ट हो जा रहा है
NH2 COO माइनस H और R में, ये अमीनो एसिड की फॉर्म नंबर 3 हो गई, तीसरी फॉर्म में अमीनो एसिड कन्वर्ट हो गया। और जब ऐसा हो रहा होगा तो दोबारा से एक बार ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और फिर आप एक्सपीरियंस करेंगे एक नया बफरिंग रीजन दैट विल बी कॉल्ड एज बफर जोन 2। वो क्या कहलाएगा? बफर जोन 2 कहलाएगा। ओके, दिस वाज बफर जोन 1। तो दो बफरिंग जोन मिले हमें, और फाइनली जब ये भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, सारे अमीनो ग्रुप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो ये फिर से ऊपर बढ़ेगा, बट दैट पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू अस। तो ये जो हिस्सा था एक अमीनो एसिड का, एक टाइट्रेशन कर्व इसे हम कह सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये टाइट्रेशन कर्व हमें मदद करता है अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ को समझने में। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? गुड इवनिंग एवरीवन। नेहा शर्मा, यू ज्वाइन लेट। एनीवेज, जो लोग बाद में भी ज्वाइन हो पाए हैं वो देख सकते हैं कंटिन्यूसली वीडियो को। और आई थिंक हम अमीनो एसिड का जो चार्ज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कस की। अमीनो एसिड सबसे पहले एक एसिडिक सॉल्यूशन में घोला गया, बहुत ही एसिडिक सॉल्यूशन में, जहाँ बहुत सारे प्रोटॉन थे। तो उस समय हर कुछ सारा ग्रुप जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था, सब चीज़ें प्रोटोनेटेड थी। फिर उसके बाद आपने उसमें बेस डालना शुरू किया। तो जैसे जैसे आपने बेस डाला वैसे इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्रोटॉन निकलते गए और वो उसको न्यूट्रलाइज करते गए, वाटर बनाते गए। तो बाहर से डालने वाले बेस को अगर किसी चीज़ ने कंज्यूम कर लिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो वो पीएच को नहीं बढ़ने देगा। तो इसलिए आपने देखा कि थोड़ी देर तक आप OH डालते रहे और पीएच उतना का उतना ही रहा। दैट वाज बफर जोन 1। फिर कुछ देर तक आपने जब OH डाला तो उसको न्यूट्रलाइज करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अमीनो ने अभी अपना प्रोटॉन रिलीज करना शुरू नहीं किया था। तब आपने देखा कि तेजी से पीएच इंक्रीज हुआ, और पीएच जब एक वैल्यू पर पहुंच गया, जब सॉल्यूशन अमीनो ग्रुप से ज़्यादा बेसिक हो गया, तो ये अब एसिड की तरह बिहेव करने लगा। ये भी अपना प्रोटॉन डोनेट करने लगा, और जब इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया तो आप देख रहे हैं कि फिर दोबारा एक बफर रीजन आया, दोबारा से एक बफर जोन आया, जिसमें कि H+ आयन कंज्यूम हो रहे थे OH- आयन से, एंड देन यू हैव दिस स्टेशनरी पार्ट, एंड देन फाइनली जब ये भी कंज्यूम हो जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली दोबारा से pH बढ़ जाएगा, which is not of importance to us. So during this process, इस पूरे प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि बफर जोन 1, इस दौरान क्या हो रहा है? फॉर्म 1 इज इंटर कन्वर्टिंग इनटू फॉर्म 2। बफर जोन 1 में क्या हो रहा है? फॉर्म 1 इज इंटर कन्वर्टिंग इनटू फॉर्म 2, और बफर जोन 2 में क्या हो रहा है? Form 2 is interconverting into Form 3, right? Because of that you are having these buffer zones. Now very interesting thing, ये जो हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, इसका लेआउट मैंने आपको बताया था। इस तरह से हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक बीकर है जिसमें अमीनो एसिड डिसॉल्व है, एक एक करके बेस डाल रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, और पीएच को नोट कर रहे हैं। तो इससे मिलने वाला जो डेटा होगा, टेबुलर फॉर्मेट में जो आपको डेटा मिलेगा, कितना OH डाला, कितना pH में चेंज हुआ, उस डेटा को जब आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो आपको ये ग्राफ मिलेगा। और इस ग्राफ को फाइनली आप क्या कीजिए, यू टेक द मिड पॉइंट ऑफ दिस रीजन, आप इसका मिड पॉइंट लीजिए, एंड यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन दैट गोज हेयर। यू टेक अ मिड पॉइंट ऑफ दिस रीजन एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन हेयर। सो दीज पॉइंट्स माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपको पॉइंट मिले pH पर, यहाँ और यहाँ, these are the points which are representing pKa1 and pKa2 of the amino acid. आपसे मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि एक अमीनो एसिड में इस ग्रुप के आयनाइजेशन का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको हम Ka1 कहेंगे, इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको Ka2 कहेंगे, और इनका नेगेटिव लॉग जो होगा उसे pKa1 और pKa2, यानी कि pK1 और pK2 भी शॉर्ट में कह सकते हैं। तो प्रैक्टिकली pK1 और pK2 कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बताया।
इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके आप जब ये मिड पॉइंट है इसको लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस पॉइंट विल गिव यू pk1 एंड दिस पॉइंट विल गिव यू pk2। ये पॉइंट आपको pk1 देगा, ये pk2 देगा। तो है ना आसान बात। अगर आप अगली बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी लैब में काम करने की, एक्सपेरिमेंट करने की, तो आपके लिए बहुत आसान है pk1 और pk2 प्रैक्टिकली निकालना, आप उसको निकाल सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, pk1 और pk2 का क्या मीनिंग है यहाँ पर। तो pk1 और pk2 का मीनिंग बेसिकली ये है कि इस मिड पॉइंट पर फॉर्म 1 और फॉर्म 2 बराबर परसेंटेज में, बराबर अमाउंट में होती हैं। दैट मीन्स फॉर्म 1 इज इक्वल टू फॉर्म 2 हियर। और इसकी बात करें pk2 की, अगर हम बात करें तो pk2 पर फॉर्म 2 इज इक्वल टू फॉर्म 3। नाउ 2 मिनट के लिए हम चार्ज की बात भी कर लेते हैं कि क्या चार्ज है अमीनो एसिड पर। तो आप पहली फॉर्म को अगर देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, इफ यू लुक एट द चार्ज, कितना चार्ज है इस पर, ये देखिए +1, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, तो ओवरऑल चार्ज क्या है इस पर, +1 है। इस पर ओवरऑल चार्ज क्या है, इस पर ओवरऑल चार्ज देखिए यहाँ -1 है और यहाँ +1 है। -1 और +1 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इस पर चार्ज हो जाएगा 0। और लास्ट वाली स्टेज को हम देखें तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म में यू हैव -1 चार्ज ऑन दिस अमीनो एसिड। तो है ना इंटरेस्टिंग बात, कोई भी अमीनो एसिड, चाहे एलानीन हो, चाहे ग्लाइसिन हो, चाहे वैलिन हो, या फिर एस्पेरेटिक एसिड हो, कुछ भी हो, एवरी अमीनो एसिड कैन बी ईदर पॉजिटिवली चार्ज। अगर बहुत ही एसिडिक सॉल्यूशन में आप अमीनो एसिड को घोल देंगे, HCl में घोल देंगे, तो सारे अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज होंगे, सारे के सारे 20 के 20 अमीनो एसिड अगर आपने HCl में डिसॉल्व कर दिया। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब अमीनो एसिड न्यूट्रल भी होगा, और अगर आप अमीनो एसिड को किसी अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देते हैं, मान लो NaOH में घोल दिया आपने, तो कोई भी अमीनो एसिड, एनी अमीनो एसिड दैट विल टर्न आउट टू बी नेगेटिवली चार्ज, कोई भी अमीनो एसिड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, सो नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मैं आपको बता रहा था कि pk1 पर फॉर्म 1 और फॉर्म 2 इक्वल होती है, pk2 की वैल्यू जब आती है तो ये फॉर्म और ये फॉर्म इक्वल होती है। लेकिन एक इस वर्टिकल पॉइंट के बीचों बीच में, दिस पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट को इस pH के साथ मैच करते हैं तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है अमीनो एसिड की, दैट इज कॉल्ड एज PI और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन अमीनो एसिड। नाउ यू सॉ कि ये इंक्रीज क्यों हुआ, ये क्यों बढ़ा था pH यहाँ पर, क्योंकि अब एक अमीनो एसिड में प्रोटॉन डोनेट करने वाला कुछ नहीं बचा था, सारे के सारे अमीनो एसिड इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ओके, नाउ व्हाट यू सी इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में 2 चार्ज हैं देखिए, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जर्मन में एक वर्ड होता है 2 के लिए, दैट इज कॉल्ड एज ज्विटर, एंड सिंस दिस इज एन आयन विद 2 चार्ज, that is called Zwitter ion, and most of the amino acid, almost 99% of the amino acid will be converted into this form when you have the pH reaching this value। जब आपका pH इस वैल्यू पर रीच कर रहा होगा तो आपका मोस्टली अमीनो एसिड किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म 2 में होगा, और ये जो फॉर्म 2 है ज्विटरायनिक फॉर्म, ये प्रेडोमिनेंट फॉर्म होगी। इसीलिए बुक्स में आपने देखा होगा pH कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द PI को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द pH एट विच मेजॉरिटी और मेजर फ्रैक्शन ऑफ अमीनो एसिड इज इन द ज्विटरायनिक फॉर्म और इन न्यूट्रल फॉर्म। मतलब pH जब PI के बराबर है तो एक अमीनो एसिड न्यूट्रल होगा। आप किसी भी अमीनो एसिड को न्यूट्रल बना सकते हैं, उसको उस pH पर डिसॉल्व कीजिए जो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। बात समझ में आ रही है? PI और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH at which amino acid is electrically neutral and it is predominantly zwitterion। तो अगर आप किसी भी अमीनो एसिड को उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाले pH के सॉल्यूशन में घोल देते हैं तो वो इस फॉर्म में होगा और वो ज्विटरायनिक होगा।
और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pk1 और pk2 से अरिथमेटिकली रिलेटेड भी है। मतलब अगर आपको pk1 और pk2 पता है तो pi जो है वो इन दोनों का अरिथमेटिक एवरेज होता है। pi इज इक्वल टू pk1 प्लस pk2 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए। तो जल्दी से बताइए मुझे कि एक अमीनो एसिड अगर है उसका pk1 जो है दैट इज 2.5 और pk2 जो है दैट इज 9.5, तो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होगा? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। आपको बताना है pk1 2.5 है, pk2 9.5 है और ये वैल्यू इस तरह से निकाली गई है, तो आपको बताना है कि उस अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होगा। दैट्स द क्वेश्चन फॉर यू। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।